अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बडीज़। आज हम अपनी सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ के एपिसोड 9 को डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो एपिसोड है, एपिसोड 9, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम कार्ल मार्क्स की थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। कार्ल मार्क्स की 3 जो फेमस थ्योरीज़ हैं, उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, फिर इसके बाद थ्योरी ऑफ सोशल क्लास एंड नंबर 3 इज थ्योरी ऑफ सरप्लस। आज के जो एपिसोड नंबर 9 के पार्ट 1 में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ते हैं अबाउट कार्ल मार्क्स। ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। He was born in Trier, Germany on 5th May 1818. मार्क्स ने जो है लॉ और फिलॉसफी में ग्रेजुएट किया था यूनिवर्सिटी से। He married Jenny in 1843. मार्क्स की कुछ पॉलिटिकल पब्लिकेशंस की वजह से, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन फिलॉसफी और लॉ में की थी, तो उसने अपने उसी फील्ड में आगे पॉलिटिकल पब्लिकेशंस की, जिसकी वजह से जो जर्मन गवर्नमेंट थी उसने कार्ल मार्क्स की नेशनैलिटी ले ली और उसकी वजह से कार्ल मार्क्स स्टेटलेस हो गया एंड लिव्ड इन एक्साइल विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन लंदन फॉर डिकेड्स। उसके बाद वो लोग लंदन गए और वहाँ पे वो एक्साइल रहा। एक्साइल मतलब आपके पास किसी भी मुल्क की कोई नेशनैलिटी ना हो, आप किसी भी मुल्क के फर्द ना हो, लेकिन वो लंदन में रहा विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। लंदन में रहते हुए उसने अपनी जर्मन फ्रेंड के साथ अपनी कुछ राइटिंग्स पब्लिश की और वो जो रिसर्च करता था वो एक रीडिंग रूम था ब्रिटिश म्यूजियम में, वहाँ पे रिसर्च करता था अपनी। कार्ल मार्क्स की जितनी थ्योरीज हैं अबाउट सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मार्क्सिज्म, जिसका मेन पॉइंट ये है कि जो ह्यूमन सोसाइटीज है इट डेवलप्स थ्रू क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कार्ल मार्क्स ने ज़्यादा जो फोकस किया वो कैपिटलिस्ट सिस्टम पे किया। कैपिटलिस्ट सिस्टम में उसने कहा कि 2 क्लासेस होती हैं। द वन इज़ रूलिंग क्लास जो है बोर्जियोसिस, और वो ओनर्स होते हैं इंडस्ट्रीज के। द अदर इज़ प्रोलेटेरिएट जो कि वर्किंग क्लास है, वो उनके लिए काम करते हैं, जिसमें वो अपना लेबर पावर यूज़ करते हैं इन रिटर्न फॉर वेजेस। कार्ल मार्क्स की वाइफ जेनी की डेथ हुई दिसंबर 1881 में, जिसके बाद कार्ल मार्क्स को कैटरा हो गया। कैटरा में एक इंसान के जो थ्रोट में जो म्यूकस लाइनिंग होती है वो लाइनिंग ख़राब हो जाती है और इस डिजीज़ की वजह से लास्ट 15 मंथ्स ऑफ हिज लाइफ कार्ल मार्क्स जो था वो इल रहा। कैटरा के बाद कार्ल मार्क्स को ब्रोंकाइटिस हो गया और प्लोरिजी हो गया। प्लोरिजी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें एक इंसान की जो चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच में जो लाइनिंग होती है, जिसने इन दोनों को सेपरेट किया होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन दोनों डिजीज़ेस की वजह से कैटरा के बाद इन दोनों ये जो डिजीज़ेस हुई कार्ल मार्क्स को, इसकी वजह से कार्ल मार्क्स की डेथ हो गई लंदन में ही ऑन 14 मार्च 1883 एंड ही डाइड अ स्टेटलेस पर्सन एट द एज ऑफ 64। उसको एंड तक कोई नेशनैलिटी नहीं मिली किसी भी मुल्क की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स की पहली थ्योरी जो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स। इसको हम मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री एंड सोसाइटी भी कह सकते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बेसिकली है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डायलेक्टिक मटेरियलिज्म to the phenomena of the life of society, to study society and of its history. Dialectical materialism is based on the principle that an idea or event, thesis, एक idea है या एक event है जिसको हम thesis कहते हैं, generates its opposite, जिसको हम कहते हैं antithesis, जिसकी वजह से leading to reconciliation of opposites, और उनकी वजह से एक synthesis होता है जो कि इन दोनों का रिजल्ट होता है, थीसिस का और एंटीथीसिस का। इसको कहते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। मतलब एक फोर्स है तो उसके बाद दूसरा फोर्स जरूर होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर दिन है तो रात जरूर होगी। हर एक चीज का ऑपोजिट है। तो कार्ल मार्क्स ने बेसिकली ये चीज एक्सप्लेन की है कि हर एक चीज का, हर एक फिनोमिना का, हर एक आइडिया, हर एक इवेंट का एक ऑपोजिट होता है, जिसको कहते हैं एंटीथीसिस। इवेंट को हम कहते हैं थीसिस, जिसका होता है एक एंटीथीसिस। एंटीथीसिस थीसिस के ऑपोजिट होता है, जिसकी वजह से एक रिजल्ट जो उनका होता है उसको कहते हैं सिंथेसिस।
कार्ल मार्क्स जो था वो मटेरियलिज्म पे बिलीव करता था। उसके अकॉर्डिंग नेचर या जो मैटर होता है वो एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंट ऑफ एंड आउटसाइड द माइंड। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मैटर इज प्राइमरी एंड माइंड इज सेकेंडरी। कार्ल मार्क्स ने ज्यादा फोकस जो है मैटर पे किया, मटेरियलिस्टिक लाइफ पे किया, जबकि उसने कहा कि माइंड या जो हमारा सोल होता है वो सेकेंडरी होता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि जो हमारी दुनिया है इट इज बाय नेचर अ मटेरियल, और इसमें जो डिफरेंट फिनोमेनास होते हैं इट इज बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर इन मूवमेंट। जिसके बाद कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो मटेरियल लाइफ होती है सोसाइटी की वो प्राइमरी होती है और जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है वो सेकेंडरी होती है। मटेरियल लाइफ को हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे जैसे कि हमारे जो मेथड्स ऑफ सिक्योरिंग द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड द वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल वैल्यूज, जहाँ जहाँ से हम अपने मटेरियल वैल्यूज को प्रोड्यूस करते हैं वो सब हमारी मटेरियल लाइफ में शामिल होते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स के व्यूज अबाउट सोसाइटीज ये थे कि सोसाइटीज में दो क्लासेस हैं, एक अपर क्लास है एक लोअर क्लास है। हमारी दुनिया भी एक मटेरियल है, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये मैटर की मूवमेंट है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है। इसी मैटर की वजह से डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स एंड कल्टीवेशन ऑफ कैपिटल्स, प्लांट्स, लैंड, एनिमल्स, मशीन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्हीं की वजह से, मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से ही हमारी सोसाइटी में दो क्लासेस इमर्ज हुई, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। एक में ऑनर्स होते हैं, दूसरे उनके लिए काम करते हैं। अब डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम अपने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ भी चुके हैं। ऑपोजिट फोर्सेस होते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म में, जिसमें हम सोसाइटी को अगर हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये कहेंगे ऑपोजिट फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन सोसाइटी इन हिस्ट्री, दैट इज कंसिडर्ड एज मूविंग फोर्सेस। इन्हीं ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से सोसाइटी इवॉल्व हुई है। सोसाइटी में जितनी एवोल्यूशन, जितनी चेंजेस आई हैं वो इन्हीं ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से हैं। फॉर एग्जाम्पल थीसिस है, थीसिस एक कंफर्ट है, एक पावर है, एक जमाने का, एक पावरफुल फोर्स है, एक टाइम का, एक एरा का। एक ऑपोजिट फोर्स थीसिस का इमर्ज होगा जिसको हम कहेंगे एंटीथीसिस, और वो थीसिस को डिफीट कर लेगा। उन दोनों की जो लड़ाई होगी, दिस कॉन्टेस्ट फाइनली रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस में ज्यादा वैल्यू एलिमेंट्स होते हैं ऑफ बोथ थीसिस एंड एंटीथीसिस के। चूंकि इन दोनों का रिजल्ट होता है तो इसमें ज्यादा फायदे होते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ऑपोजिट फोर्सेस कभी जो है ना बैलेंस नहीं करते एक दूसरे को, कभी इक्वल नहीं होते एक दूसरे के। एक हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा, एक वीकर होगा। एक टाइम में एक फोर्स स्ट्रॉन्गर हो सकता है, दूसरे टाइम में उससे भी ज्यादा एक फोर्स स्ट्रॉन्गर आ सकता है जो कि उस प्रीवियस वन को डिफीट कर लेगा और वो खुद डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये इसी तरह से मटेरियलिस्टिक लाइफ के थ्रू हमारी जो है सोसाइटी में एवोल्यूशन होती रही है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को स्टडी करें तो हिस्ट्री प्रेजेंट्स द प्रोसेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन द फोर्सेस। अगर एक फोर्स एक्शन है तो दूसरा उसके रिएक्शन में आएगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जैसे जैसे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ पे उसने ज़्यादा फोकस किया तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे पास मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। टाइम बाय टाइम जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते रहे हैं उसी तरह टाइम बाय टाइम सोसाइटीज़ में एवोल्यूशन आती रही है। The modes of production determine the character of social life, political and intellectual life in general. According to Karl Marx, जो modes of production होते हैं बेसिकली इसके साथ साथ हमारी सोसाइटीज चेंज होती रहती हैं। अगर इनमें चेंजेस आती रहें तो ये डिटरमिन करते हैं हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल लाइफ को। अगर हमारे सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में या मोड ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज आता है तो इसके साथ हमारे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में भी चेंजेस आएंगी। Thus, according to Karl Marx, the forms of production is the cause of difference between the legal, political, intellectual and religious institutions of pastoral, feudal and capitalist societies. तो इसी बेसिस पे कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो हमारी फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है या मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ही मेन कॉज है द डिफरेंस बिटवीन द लीगल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द pastoral, feudal and capitalist societies में। With relation to mode of production, Karl Marx explained 6 types of societies which are as following. We are starting from hunting and gathering societies. They were the most simplest form of societies.
तो जो हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटीज़ होती थीं वो लोग एनिमल्स को हंट करते थे और इसके अलावा जो फॉरेस्ट में जो फूड होता था उसको गैदर करते थे और फिर उनको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते थे। वो नोमैडिक पीपल थे, मतलब वो इन सर्च ऑफ फूड एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, वो किसी एक जगह में परमानेंटली नहीं रहते थे। उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो थी, मतलब ये कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में ज़्यादा लोग नहीं होते थे, उनका डिवीजन ऑफ लेबर उनमें मौजूद था। इसका ये मतलब है कि जो बहुत स्ट्रॉन्गर लोग थे वो हंट करते थे, इसके अलावा जो उनसे थोड़े से वीकर लोग थे वो फॉरेस्ट में से फूड गैदर करते थे, जो औरतें होती थी वो उनके चिल्ड्रन का ख्याल रखती थी। तो इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर उनमें भी था। They were in continuous struggle to seek food. उनका कोई प्रॉपर मैरिज सिस्टम नहीं था, उनका कोई परमानेंट लीडर नहीं था। लीडर उनका वो होता था जिसके पास हंटिंग के हवाले से या माइग्रेशन के हवाले से नॉलेज होता था, वो उनको गाइड करता था, लेकिन लीडर के पास कोई अथॉरिटीज़ नहीं थी, वो अपने फैसले उन पे मुसल्लत नहीं कर सकता था। दे लैक द सरप्लस ऑफ फूड। उनमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद नहीं था, वो सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़। नाउ कमिंग टुवर्ड्स हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़। जो हर्डिंग और एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़ थी, दे वर डिपेंडेंट अपॉन हर्डिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। इन सोसाइटीज़ में क्या होता था, वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे। दे वर ऑल्सो नोमैडिक, लेकिन वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से निस्बतन एक जगह में ज़्यादा टाइम गुजारते थे, मतलब 2 से 3 साल तक वो एक जगह में गुजार के या कुछ ज़्यादा अरसा गुजार के वो फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे। लेकिन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में वो कंटिन्यूसली मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, जबकि हर्डिंग और एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़ में वो थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा वक्त एक जगह पर गुजारते थे। इनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट था। अलॉन्ग विद हंटिंग एंड गैदरिंग उनका जो सोर्स ऑफ फूड था वो हर्डिंग भी था। उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी एज कम्पेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थोड़ी ज़्यादा थी। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़, तो वो कैसी इंट्रोड्यूस हुई? दे हैव मॉडर्न मैकेनाइज्ड मेथड्स ऑफ हर्डिंग। तो इस तरह से पहले सिंपल हर्डिंग सोसाइटीज़ थी, फिर एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़ इस तरह से वजूद में आई कि उनके पास मॉडर्न मैकेनाइज्ड मेथड्स ऑफ हर्डिंग आई, तो इस वजह से हम उसको एडवांस हर्डिंग सोसाइटीज़ कहते हैं। So this was all about herding and advanced herding societies. Now coming towards horticultural societies. Horticultural societies में हम पढ़ेंगे कि अब होता क्या है। एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के इस फेज पे लोगों ने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी एज कम्पेयर टू हंटिंग एंड गैदरिंग एंड हर्डिंग एंड एडवांस हर्डिंग ज़्यादा थी। हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ में रूरल लाइफ इस्टेब्लिश हुई, इसके अलावा उनके पास सरप्लस और फूड भी आया। इस स्टेज में लोगों ने फील्ड्स में काम करना शुरू कर दिया। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटीज़ में भी था। ये लोग सेटल्ड थे और नॉन नोमैडिक सोसाइटी थी इनकी, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते थे क्योंकि इनके पास अपनी प्रॉपर्टी आ गई जिस पे वो कल्टीवेट करते थे, क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ में जो एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई वो है स्लश एंड बर्न टेक्नोलॉजी, जिसमें लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसको थ्रू स्लश एंड बर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए कच्चे बर्तन से पक्के बर्तन में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़। अब हम डिस्कस करेंगे एग्रेरियन सोसाइटीज़। एग्रेरियन सोसाइटी से जैसे हमारे माइंड में एक लफ्ज़ आता है एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर के डिफरेंट टूल्स इंट्रोड्यूस हुए। सो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई एग्रेरियन सोसाइटी में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एज प्रोफेशन। उन लोगों का प्रोफेशन ही एग्रीकल्चर था। एग्रेरियन सोसाइटी में जो करेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियस थी वो था यूज़ ऑफ मॉडर्न टूल्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रेरियन सोसाइटीज़ में जो सरप्लस था इनका वो क्रॉप प्रोडक्शन था, एक्सेसिव क्रॉप्स थे, वो सेल करते थे क्रॉप्स को जिसके ज़रिए वो पैसा कमाते थे और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी एज कंपेयर टू रिसेंट सोसाइटीज़ ज़्यादा थी। तो अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के बारे में। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो सोसाइटीज़ में बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुई। जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बने वहाँ वहाँ लोग काम की
तलाश में आते थे कि उनको काम मिले इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुई बहुत ज़्यादा। लोग रूरल एरियाज़ से, जो कि एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में लोग ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में रहते थे, वो एग्रीकल्चर का काम करते थे। इसी तरह इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, जब अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बनी तो लोग रूरल एरियाज़ से इंडस्ट्रीज़ में काम करने की तलाश में अर्बन एरियाज़ में आने लगे, तो इसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुई बहुत ज़्यादा। अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बूम हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज़ में बहुत से प्रॉब्लम्स भी अराइज हुए। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का जो सरप्लस था वो है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ में बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुई। इसके अलावा इन सोसाइटीज़ में लेबरर और वेजेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वो लेबरर्स को हायर करते थे उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, और उनके जो वर्किंग आवर्स थे बहुत ज़्यादा थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे, लेकिन उनके वेजेस और सैलरीज बहुत कम थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में 18 एंड 19 सेंचुरीज में आया, जिसकी वजह से मोर देन रिक्वायर्ड फूड वाज अवेलेबल। So this was all about industrial societies. Now we will discuss post-modern societies. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत बूस्ट हुआ। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ भी उन्हीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से राइज हुआ। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो सबसे अहम एक चेंज आया वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से द वर्ल्ड हैज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल दुनिया के किसी भी कोने में आ जा सकता है, इजीली मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से कांटेक्ट कर सकता है दूसरी जगह इजीली। दिस एरा इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज और क्रिएटिविटी अराइज हुए। मैकेनाइजेशन इन सोसाइटीज़ बहुत इंक्रीज हुआ। पॉपुलेशन बहुत बूम हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गई। जो रूरल एरियाज थे वो भी अर्बन सेंटर्स में कन्वर्ट होने लगे। कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया द रिलेशनशिप ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सोशल स्ट्रक्चर। अब मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और सोशल स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है? According to Karl Marx, the nature of society and its structure depends very much on the mode of production. Marx spoke in terms of 5 stages in the development of society, which correspond to 5 consecutive modes of production. जैसे जैसे कि modes of प्रोडक्शन में चेंजेस आती रहती हैं, उसी तरह हमने पढ़ा कि सोशल एवोल्यूशन आते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज होते हैं विद द रिलेशनशिप ऑफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रिमिटिव सोसाइटी से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 इज प्रिमिटिव सोसाइटी एंड प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन था, और उस स्टेज को हम कम्युनिस्ट स्टेज कहते हैं। वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई सेंस नहीं था। इसकी वजह से जो प्रोडक्शंस होती थी वो पूरी कम्युनिटी उसको ओन करती थी, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। उसके बाद एंशिएंट सोसाइटीज़ में एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन था। उसमें क्या होता था कि एक मास्टर होता था, एक स्लेव होता था। मास्टर जैसे चाहे स्लेव को रखे, स्लेव ने हर हाल में मास्टर का काम करना है। उसके बाद फ्यूडल सोसाइटीज़ एंड फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। फ्यूडल स्टेज में क्या हुआ कि जो अपर क्लास है या जो क्लास ऑफ एरिस्टोक्रेटिक है या लैंड ओनर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइट किया द मैसेज ऑफ फीजेंट्स और सर्व्स। जो लोग लैंड को ओन करते थे वो एक्सप्लॉइट करते थे वहाँ के जो जमींदार थे जो वहाँ पे काम करते थे। उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये हुआ कि जो इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे, बोर्जियोसिस थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे वहाँ पे काम करने वाले जो लेबर्स थे या जो काम करते थे वेजेस पे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे ज़्यादा काम कराते थे, ज़्यादा टाइम के लिए काम कराते थे ऑन लो वेजेस। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल जो लेबर्स थे उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मोमेंट स्टार्ट किया, जिसके रिजल्ट में हमारे पास आया कम्युनिस्ट सोसाइटी एंड सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। कम्युनिस्ट सोसाइटी में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो सोशलिस्ट था, विच इज़ बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप। ये सोसाइटी, जैसे कि हमने बात की, ये ओवरथ्रो था कैपिटलिस्ट सोसाइटी का व्हेन द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैव फाइनली रिवोल्टेड। So this was all about today's lecture. If you have any questions, you can ask. If you have any opinions, please kindly share with us in the comment section. See you in next episode. Stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz.